जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि उसका नाम है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ओके, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अब रेस्पिरेशन तो आप समझते ही हैं, सांस लेना सांस छोड़ना। सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। ये हमने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा है, तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम ह्यूमंस यानी अपने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो बात करने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से समझेंगे थोड़ी सी चीज़ें को। ओके, तो ओके, तो ये कोई मान लेते आदमी है, कोई खासा खूबसूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हमें खूबसूरत आदमी की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। बस इतना कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ओके, तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये आदमी की नाक है, उसकी ओपनिंग है। नाक के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, लेकिन हमने आदमी को कुछ इस तरीके से काट दिया है तो हमें एक ही नॉस्ट्रिल नज़र आ रही है। तो मैं वन बाय वन लेबलिंग कर रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ गई है नॉस्ट्रिल। तो ये हमने नॉस्ट्रिल बनाई है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ये अंदर नॉस्ट्रिल ये बाहर वाली है, तो इसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल के लिए एक और टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं नेयर। तो नॉस्ट्रिल या नेयर, और ये नेयर इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नेयर्स। ओके, ठीक। फिर जब हम अंदर जाते हैं नाक के, तो हमें कुछ फोल्ड्स नज़र आते हैं। ठीक है, एंड ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें हम बुलाते हैं कॉनका या कॉनके। तो तीन कॉनके हैं। दिस इज़ द सुपीरियर कॉनके, ये सुपीरियर हो जाएगा, सुपीरियर। मीडियल या मीडियम, एंड नीचे वाला इन्फीरियर। पता है आपको, सुपीरियर हम यूज़ करते हैं ऊपर के लिए जैसे, और नीचे के लिए इन्फीरियर और बीच के लिए मीडियल। कॉनके, कॉनके कुछ भी नहीं है बेटा, फोल्ड्स हैं नाक के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और ओपनिंग होगी, क्योंकि जहाँ कॉनके ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर एक और ओपनिंग आ गई है। इसको भी हम नॉस्ट्रिल बोल सकते हैं, लेकिन नॉस्ट्रिल कौन सी हो जाएगी, एक्सटर्नल वाली तो हमने बाहर देख ही ली है। तो ये जो नॉस्ट्रिल है ये हमारी नॉस्ट्रिल हो जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है, क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये लाइन है। एक्चुअली हम इसे सेरिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं। ये थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं इसके अंदर। ये इथेमॉइड बोन का एक बोन होती है, क्रेनियल बोन, उसी की प्लेट होती है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। बोनी पार्ट होता है। इस बोनी पार्ट के ऊपर ना इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि इस ये थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि बायोलॉजी हमेशा ये नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ही, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ ना हमारा ब्रेन रहता है ना। मान लो ये ब्रेन है ना। ओके, ठीक है। तो ब्रेन तो है ही ऑफ कोर्स, है ना। तो ब्रेन के ना जो सेरिब्रम है वहाँ से एक लोब आता है जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल के लिए है। तो उसको बोलते हैं हम ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब। ठीक है ना।
अभी जो ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना, खास बात क्या है कि मान लो ये रहा ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये सेरिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर है, मान लो ये रहा, हमने अलग डायग्राम में बना दिया यहाँ पे समझने के लिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास ये हो गया ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल। तो जितना सेंस ऑफ स्मेल वाली चीज़ें हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं से जाएगी। यहीं पे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, मान लो ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, नर्व बना देता हूँ, ये नर्व यहाँ से जाती है और ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में लेके जा रही है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ से एक नर्व जाएगी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन में। कैसा? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल का जो ऑल्फैक्टरी लोब है ठीक हमारी नाक के ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। अब होता क्या है, यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, है ना। अगर मैं न्यूरॉन्स बनाऊँ तो लेट्स से न्यूरॉन्स हैं और उनकी एंडिंग्स यहाँ पर है जो प्लेट से ऐसे निकल रही होती हैं, और ये न्यूरॉन्स सपोर्टेड हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होता है, और आपने पढ़ा होगा ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया होता है, और जो कि सेंसरी है क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स आ रहे हैं सेंस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, मतलब स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब कॉलमनार है, और इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो ये बहुत सारा म्यूकस भी सेक्रेट करता है, तो बहुत सारा म्यूकस सेक्रेट होता है। मान लो ये म्यूकस सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, दिस इज म्यूकस। तो बहुत सारा म्यूकस सेक्रेट होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और एपिथेलिया है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो जो भी आप, जैसी एयर आती है, जैसे एयर आई, मैं एयर बताता हूँ, लेट्स से एयर आई। ठीक है, लेट्स से मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। ओके, तो ब्लू कलर से बता रहा हूँ एयर आई। तो जैसे एयर आती है, जैसे एयर आई, एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इस म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएंगे, और म्यूकस में डिसॉल्व होकर वो स्टिमुलेट करेंगे न्यूरॉन्स को। ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन में। मतलब मान लो पार्टिकल्स आए, इधर देख लो, यहाँ पार्टिकल्स हैं, ये जो भी आपने स्मेल किया वो म्यूकस में डिसॉल्व हो जाते हैं। म्यूकस में डिसॉल्व होके ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, ये जो न्यूरॉन्स हैं इन तक मैसेज पहुँचाएंगे। यहाँ से वो ऑल्फैक्टरी लोब में इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपके नेजल चैम्बर की, कि सेंस ऑफ स्मेल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हम सेंसरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे, वो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। बस बताने के लिए बताया गया है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये नाक का सिस्टम। अब क्योंकि यहाँ पे सेंसरी स्मेल है और केमिकल्स डिजॉल्व हो रहे हैं म्यूकस में, तो इससे आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एक केमिकल सेंसेशन है। मतलब आपको जब स्मेल आती है किसी चीज़ की, तो वो पार्टिकल्स एक्चुअल में आ रहे हैं। सेंस ऑफ स्मेल कोई वाइब्रेशन नहीं है, एक्चुअल केमिकल पार्टिकल्स हैं। मतलब अगर किसी ने डिओड्रेंट लगाया है तो उसकी खुशबू आपको इसलिए आ रही है क्योंकि उस डिओड्रेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो हवा में घुल के आपकी नाक में आने वाली एयर के साथ आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया को, ये तो जो एपिथेलिया है क्योंकि ये आपके नाक स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल में कर रहा है, इस बोल रहे हैं हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया को, क्योंकि आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया को जहाँ पे न्यूरॉन्स की एंडिंग है उसे सेंसेशन पहुंचा रहा है। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपके ऑल्फैक्टरी लोब से होके, जो आपके ब्रेन का पार्ट है, आपके ऑल्फैक्टरी वाले रीजन में जहाँ पे उस एनालाइज होगी वहाँ पर उसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को स्मेल करते हैं। और क्योंकि ये सेंसेशन नाक से सीधा डायरेक्टली ब्रेन में जा रहा है, तो अगर आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करना है तो नाक के केमिकल्स के थ्रू चीज़ों को स्टिमुलेट भी किया जा सकता है।
इसीलिए जब कोई भी मतलब जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो लोग नाक से लेते हैं, स्नॉट करके लेते हैं, तो वो सीधा जाके आपके ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि मतलब कि कोकेन हो गया, ठीक है ना, कोकेन लोग नाक से ले लेते हैं स्नॉट करके, है ना। और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। कुछ लोग तो मतलब कि टबाको को भी नाक के थ्रू एब्जॉर्ब कराते हैं। खैर, तो इस तरीके से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अब आपके जो नेज़ल एपिथीलिया है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो मतलब सिर्फ आपके सेंस ऑफ स्मेल को करे, वो हमारा रेस्पिरेशन से लेना देना नहीं है। हमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंटली समझनी होगी, वो मैं डायग्राम में बना देता हूँ कि जो भी, ये मान लो आपकी नाक है, नेज़ल चैम्बर है, ठीक है ना, तो आपकी नाक के चैम्बर के अंदर जब भी कोई चीज़ एंटर करती है आपके नेज़ल चैम्बर के अंदर, जैसी एयर आपके नेज़ल चैम्बर में एंटर करेगी, एज सुन एज एयर आई आपके नेज़ल चैम्बर में, तो दो चीज़ें होंगी, सॉरी तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़, एयर रीचेस बॉडी टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब जनरली अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझिएगा बात को। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर आप एयर को 25 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉडी टेम्परेचर है उस पर ले आए, तो आपने एयर को एक्चुअल में क्या किया है, वार्म किया है, ठीक है। तो जनरली हम ऐसा बोल देते हैं कि जो नेज़ल चैम्बर है, आप समझ रहे हैं, दिस इज़ द नेज़ल चैम्बर, दिस इज़ द नेज़ल चैम्बर, ये नेज़ल चैम्बर है, ये पूरा का पूरा नेज़ल चैम्बर है। तो हम जनरली ऐसा बोल देते हैं कि जो नेज़ल चैम्बर है वो एयर को क्या कर रहा है, वार्म कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो वार्म कर रहा है, कॉन्सेप्ट ये है कि वो बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ रहा है। अब जनरली एयर लो टेम्परेचर पे होती है, इसलिए 36 डिग्री सेल्सियस पे आने को हम उसे वार्म करना बोल देते हैं। लेकिन बट ऑब्वियसली बात है, अगर एयर लेट्स से बाहर की हवा अगर 40 डिग्री पे होती, और अगर वो बॉडी टेम्परेचर, अगर वो नाक के अंदर आती या बॉडी के अंदर आती, तो भी वो 36 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है भाई, जो भी चीज़ बॉडी के अंदर आएगी वो बॉडी टेम्परेचर पे पहुंचने लगेगी। तो यहाँ पर हमने एयर को वार्म की जगह एयर को क्या किया है, कूल किया है। तो ये कहना हमेशा कि हम एयर को वार्म कर रहे हैं, ये थोड़ा लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाता है। हम बोलेंगे कि एयर को हम एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेके आते हैं। अब क्योंकि जनरली बाहर की हवा 36 डिग्री सेल्सियस से कम पे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वार्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वार्म नहीं कर रहे, एक्चुअल में उसे बॉडी टेम्परेचर पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा ये काम हो गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रैपिंग ऑफ पैथोजन एंड रिमूविंग इट। अब हमने आपको हमेशा से पता है कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथीलिया है, वो जो हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथीलिया होता है, एक तो वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होता है, हमें ये पता है कि इट इज़ अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। हमने ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ा है कि इट इज़ अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। अब ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर तो ये सीलिएटेड होता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है, और कुछ कुछ जगह पर ये म्यूकस रिलीज करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा म्यूकस रिलीज हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस होता है, ठीक है ना, और दूसरा ये सीलिएटेड भी होता है। अब म्यूकस क्या करता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल आया या बैक्टीरिया आया या वायरस आया, तो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया या पैथोजन बोल लो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी जो पैथोजन्स है, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड पैथोजन्स। अब म्यूकस चिपचिपा होता है तो उसको वो ट्रैप कर लेगा, वो म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे।
और सीलिया बीट कर करके उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सीलेटेड एपिथीलिया है और म्यूकस रिलीजिंग एपिथीलिया है, ठीक है, तो इसलिए ये म्यूकस ट्रैप करेगा और सीलिया बीट करके पैथोजेंस को बाहर निकालेगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, जो भी एयर अंदर आ रही है उसके साथ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉइस्चर ऐड करना। अब हमारा जो नेज़ल चैम्बर है वो वैस्कुलर होता है, ठीक है ना। तो हमारे नेज़ल चैम्बर के अंदर, अगर हम नेज़ल चैम्बर की बात करें तो एपिथीलिया है, और एपिथीलिया के बाद कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो मान लो एपिथीलिया है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज भी हैं। तो ब्लड कैपिलरीज से जो वाटर है वो निकल के आने वाली एयर को मॉइस्चराइज कर देता है। तो जो भी एयर आती है, उसमें ऐड हो जाता है वाटर, ठीक है ना। तो तीसरा काम यहाँ पर ये हो जाता है, मॉइस्चर इज एडेड। तो ये 3 फंक्शन इंपॉर्टेंट है किस केस में, हमारे नेज़ल चैम्बर के केस में। वापस नेज़ल चैम्बर पर चलते हैं। तो नेज़ल चैम्बर जो भी हवा आएगी वो उसमें पैथोजेंस एंट्रैप हो जाएंगे और एयर मॉइस्चराइज हो जाएगी, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी। और जनरली बॉडी टेम्परेचर बाहर से थोड़ा ज़्यादा ही होता है एयर के टेम्परेचर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि वार्म हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आप नेज़ल चैम्बर में आए हैं, तो ये रास्ता भी हम लिखते रहेंगे साथ साथ। हम कहाँ आए हैं, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हम पहुँचे थे नेज़ल चैम्बर में, और नेज़ल चैम्बर से हम निकले थे इंटरनल नॉस्ट्रिल से। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल से हम जिस रीजन में पहुंचेंगे उसे बोलते हैं फैरिंक्स। आइए फैरिंक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब फैरिंक्स मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे एक और डायग्राम बना के। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है। तो कोई भी जो पर्सन होता है, आपको पता है कि उसकी 2 पाइप्स होती हैं। एक पाइप होती है जिसे हम बोलते हैं उसकी सांस लेने वाली पाइप, और एक होती है उसकी फूड पाइप, ठीक है। ओके, तो 2 पाइप्स हैं, एक उसकी है फूड पाइप, ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, और एक है उसकी विंड पाइप, ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया। और ट्रेकिया की पहचान है ऐसी कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इससे पहले आता है एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लैरिंक्स। लैरिंक्स कुछ भी नहीं है, लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स, जहाँ से आप आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस बॉक्स के बारे में थोड़ा समझ लेंगे बाद में, ठीक है, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने बताया ना कि ये हो गया हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये हो गया हमारा नेज़ल चैम्बर, ये हो गया हमारा इंटरनल नॉस्ट्रल, ठीक है। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो रीजन है
ये सारा रीजन जो आप देख रहे हो, ये वाला सारा रीजन है ना, ये जो रीजन है, ठीक, इस रीजन को हम बोलते हैं फैरिंक्स। ये है फैरिंक्स। अब फैरिंक्स के भी हम बहुत जनरली 3 टुकड़े कर सकते हैं। एक हिस्सा नाक की तरफ, एक मुंह की तरफ, और एक लैरिंक्स की तरफ। तो हम फैरिंक्स को भी 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो नाक की तरफ है, दैट इज नासोफैरिंक्स। जो ओरल कैविटी की तरफ फैरिंक्स है, उसे हम बोल सकते हैं ओरोफैरिंक्स। और जो लैरिंक्स की तरफ है, उसे बोल सकते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। अब फैरिंक्स क्या होता है? फैरिंक्स बेसिकली हम बोलते हैं आपका नेजल, मतलब आपका विंड पाइप, आपका रेस्पिरेटरी और आपका ओरल रीजन का कॉमन हिस्से को बोलते हैं हम फैरिंक्स। फैरिंक्स इज द रेस्पिरेटरी प्लस आपका जो डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलेंगे? फैरिंक्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैरिंक्स: नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड दी लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, तो हमारी जो एयर है वो इंटरनल नॉस्ट्रल से कहाँ जाएगी? फैरिंक्स से आ जाएगी। अब फैरिंक्स से हमें क्लियर है, हम यहाँ से अगर डायग्राम भी बनाना चाहें एयर के लिए, एयर का पाथवे ट्रेस करेंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आई नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल में, इंटरनल नॉस्ट्रिल से फैरिंक्स में, ऑफ कोर्स नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स होती हुई वो आ जाएगी आपके लैरिंक्स के अंदर। ठीक है, लैरिंक्स या जो ये आपकी विंड पाइप है, इसकी जो ओपनिंग होती है, जो मैं भी मार्क कर देता हूं, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, दिस वन, ओके, इस ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बुलाते हैं। ठीक है ना, तो ग्लॉटिस के थ्रू एंट्री हो जाएगी किसके अंदर? लैरिंक्स के अंदर। तो फैरिंक्स से कहाँ एंट्री हो जाएगी? लैरिंक्स में। और लैरिंक्स से एंट्री हो जाएगी, आप बोल सकते हैं, ट्रेकिया में। ठीक है, अभी अब लैरिंक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यहाँ जो एंट्री पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ प्रेजेंट है ग्लॉटिस। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज एपिग्लॉटिस। आइए एपिग्लॉटिस को समझते थोड़ा सा। वापस एक डायग्राम बना रहे हैं। ओके, अब मान लेते कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक, उसकी यहां पर विंड पाइप की ओपनिंग है और उसी के साथ में फूड पाइप की ओपनिंग है। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट ये है, ये नॉस्ट्रल, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली। ओके, तो बेटा अब कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो एयर आई नाक के अंदर, ठीक है, एयर आई, आई, एयर कहीं भी जा सकती है। एयर नाक के अंदर जा सकती है, एयर आपके फूड वाले एरिया में जा सकती है। ठीक है, कोई खास उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि एयर वहाँ जाती नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर एयर आपके चली जाए
पेट के अंदर वैसे भी गैस बन सकती है, मतलब एयर को जाना तो यहीं पे ही है, लेकिन अगर वो एयर यहाँ भी चली जाती है आपके ईसाफेगस में तो वो एक मेजर इशू नहीं है, ठीक है। तो एयर की कोई दिक्कत नहीं है, एयर कहीं भी जा सकती है। लेकिन समस्या ये है, फूड की समस्या है। फूड, मान लो फूड पार्टिकल है, खाना, ठीक है ना, फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, मान लो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को जाना है फूड पाइप में, ये फूड पाइप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये रास्ता खुला है तो ये फूड जा सकता है आपकी विंड पाइप में, और अगर ये विंड पाइप में चला गया तो यहाँ पे हो जाएगी चोकिंग हो जाएगी, और फंस जाएगा, और सीधा एक मतलब कुछ ही टाइम में डेथ हो सकती है। तो डेथ कॉज कर सकता है अगर फूड पहुंच जाए विंड पाइप में। तो विंड पाइप में फूड की एंट्री को हमें क्या करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, और ब्लॉक करने के लिए हमें चाहिए एक फ्लैप, और उसी फ्लैप को जो फूड की एंट्री को ब्लॉक करता है विंड पाइप के अंदर, हम बुलाते हैं एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस कैसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, थोड़ा सा एक रफ आइडिया देना चाहूँ, तो एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरली खुला रहता है। मान लो ये एपिग्लॉटिस है और ये खुला रहेगा। खुला क्यों रहेगा? क्योंकि सांस ने आना है, ठीक है ना, सांस आती रहे, ठीक है, उसके लिए एपिग्लॉटिस को खुला रहना पड़ेगा। एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा तो सांस कैसे आएगी, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस खुला रहता है, एक नॉर्मली सांस आती है तो एपिग्लॉटिस खुला रहता है, क्योंकि सांस को आना है, सांस को जाना है, तो सांस अपनी आराम से यहाँ चली जाती है। वो प्रेशर का डिफरेंस होता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि सांस विंड पाइप में क्यों जा रही है, ठीक है। तो सांस यहाँ पर इजीली आ जाती है, और जब सांस को जाना होता है, जब हमें एक्सपायर करना होता है, तो भी ये इजीली एक्सपायर हो जाती है, यहीं से निकल के बाहर भी चली जाती है, ठीक है। वो तो आप चाहें तो आप सांस को मुंह से छोड़ दें, या आप सांस को चाहें तो अपनी नाक से छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आने का भी ऐसा ही है, सांस मुंह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि नाक से लेना बेहतर है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पैथोजन वगैरह एंट्रैप हो जाते हैं नाक से आएगी तो ईजिली। तो सांस ईजिली आए जाए उसके लिए एपिग्लॉटिस हमेशा रहता है, हमेशा ये खुला ही रहता है इन जनरली, ठीक है। इसको बंद करने का कोई हमारे पास रीज़न नहीं है, ओके। लेकिन अभी जब तक सांस आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब फूड आएगा तब हम एपिग्लॉटिस को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने एपिग्लॉटिस को खाना आते वक्त खुला छोड़ दिया, अगर हमने एपिग्लॉटिस को खाना आते वक्त खुला छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि अगर खाना आते वक्त मैंने एपिग्लॉटिस को खुला छोड़ दिया तो जो फूड है, जो फूड पार्टिकल है, वो फूड पार्टिकल सीधा आएगा तो फूड पाइप में, लेकिन ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि वो चला जाए कहाँ पे, विंड पाइप में। इसीलिए जैसे ही खाना हमारा आ रहा होता है, वैसे ही हमारा एक रिफ्लेक्स आता है। उस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये जो एपिग्लॉटिस है, जैसे आप अभी खुला हुआ देख रहे हैं, ये अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ के इस तरीके से कवर कर देता है किसको, ग्लॉटिस को। तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मली कैसा है, नॉर्मली ये इस तरीके से खुला हुआ है, तो ये इसकी हो गई ओपन पोजीशन, और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ये इसकी क्लोज पोजीशन है। क्लोज कब होगा, जब फूड आएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो फूड आने से एक रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये क्लोज हो जाता है। तो फूड के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो क्या करे, विंड पाइप में तो जा नहीं सकता, तो उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ता है, फूड पाइप में जाना पड़ता है।
ठीक, क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है कि फूड ने आना है और फूड ने सीधा जाना है किस में, फूड पाइप में। क्यों? क्योंकि वेंट पाइप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसको क्लोज करने वाला कौन है, ये फ्लैप। और इसी फ्लैप को, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये, इसी फ्लैप को हम बुलाते हैं बेटा क्या, वी कॉल इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। अब ये नाम बहुत ही सिंपल है, आपको मुश्किल ऐसा लग रहा है क्योंकि उसको एपी मतलब सुपीरियर, मतलब ऊपर, अबव, एंड ग्लॉटिस मतलब अभी मैंने बताया ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप की ओपनिंग को हम बुलाते हैं ग्लॉटिस, और उसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया बेटा, एपीग्लॉटिस। ठीक है। और कार्टिलेजिनस होता है, कैसा होता है, कार्टिलेज होता है, और हमने पहले पढ़ा है कार्टिलेज अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें से इसकी जो प्रॉपर्टी है ये होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, यानी यहाँ सिंपली इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एपिग्लॉटिस का फंक्शन। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप या ग्लॉटिस, थ्रू द ग्लॉटिस इनटू द विंड पाइप। अब दूसरी चीज जो हमारे पास आ रही है वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। हमारे वॉइस बॉक्स में बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा वॉइस बॉक्स आता है, वॉइस बॉक्स के बाद हमारा ट्रेकिया आता है। तो अगर मैं ट्रेकिया बनाना चाहूँ तो ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गई, इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हमारा ट्रेकिया हो गया, और ट्रेकिया के अलावा ये हमारा लैरिंक्स हो गया। अब लैरिंक्स में, लैरिंक्स भी कार्टिलेजिनस होता है। इस लैरिंक्स के अंदर हमारे पास इन द लैरिंक्स, लैरिंक्स है ये, इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंक्स के अंदर भी हमारे पास कार्टिलेज होते हैं बहुत सारे, मतलब 9 कार्टिलेज से बना होता है टोटल। लेकिन जो मेन कार्टिलेज है इसका, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारा थायराइड कार्टिलेज। ये हमारा मेन कार्टिलेज है लैरिंक्स का। दिस कार्टिलेज इज नोन एज, ये कार्टिलेज, अब इसे कार्टिलेज मान लेते हैं, है ना। ये जो हमारा कार्टिलेज है, दिस, एक मिनट इसको ठीक से ऐसे बना लेते हैं, ये ठीक था, ओके। तो ये जो हमारा कार्टिलेज है, दिस कार्टिलेज इज दी थायराइड कार्टिलेज, इसको हम थायराइड कार्टिलेज बुलाते हैं। थायराइड कार्टिलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है। हालांकि लैरिंक्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं, थायराइड, क्यूनिफॉर्म, एराटिनॉइड, है ना। तो लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें 3 कार्टिलेज होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, तो 3 पेयर हो गए, मतलब 6 कार्टिलेज। 3 अनपेयर्ड होते हैं तो टोटल 9 कार्टिलेज, तो 6 + 3 9 कार्टिलेज होते हैं। अब जो थायराइड कार्टिलेज है वो मेन कार्टिलेज है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एक और चीज होती है, यहां पर एक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, एक ग्लैंड होता है, बाई लोब्ड होता है, एक लोब ये रहा,
दूसरा लोब ये रहा। तो बाइलोब्यूलर एक ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ ग्लैंड। और ये ग्लैंड के बारे में सबने सुना है, इस ग्लैंड को हम बुलाते हैं दी थायराइड ग्लैंड। तो क्योंकि थायराइड कार्टिलेज के पास प्रेजेंट है तो इस ग्लैंड को बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पता आपको आपके बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कितना मतलब आपका ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हार्ट रेट कैसा होगा, आप मोटे होंगे पतले होंगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, आप सुस्त होंगे आलसी होंगे, ये सारा मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ बाइलोब ग्लैंड, इसका एक ये लोब है, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। तो आपके लैरिंक्स के पास बैठा हुआ है आपका थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक थायराइड मेम्ब्रेन होती है। ये थायराइड कार्टिलेज और थायराइड मेम्ब्रेन मिला के मेल्स के अंदर, मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ये जो थायराइड कार्टिलेज है प्लस इसकी जो मेम्ब्रेन है ये ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। इट इज मोर डेवलप्ड। ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। और ये होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है जो बढ़ता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो आपको पता होगा जब मेल्स प्यूबर्टी हिट करते हैं, मतलब कि 13 ईयर्स ऑफ एज या 14 ईयर्स ऑफ एज में, तो उनके गले के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बढ़ जाता है साइज में और उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। अब मेल्स की आवाज़ भारी क्यों होती है? क्योंकि थायराइड कार्टिलेज ज़्यादा डेवलप होता है ना, उनकी थायराइड मेम्ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो जाती है और ये अंडर द टेस्टोस्टेरॉन होता है। अब ये एक तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन इसलिए जो मेल्स जिनकी आवाज़ ज़्यादा भारी होती है, जैसे कि अमरीश पुरी है ना, अमिताभ बच्चन है ना, और ओम पुरी, अभी मैं तो पुराने ज़माने का हूँ तो मेरे को तो यही एग्जांपल आते हैं, तो जिन मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है ज़्यादा, उनके अंदर ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि सिग्नल एक तरीके का कैसा है कि टेस्टोस्टेरॉन के सेक्रेशन का सिग्नल है। और क्योंकि ज़्यादा भारी आवाज़ मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन मतलब मेल वाइटलिटी ज़्यादा, इसलिए जनरली फीमेल्स स्पेशली उनके ओवुलेटरी फेस में, जब ओवुलेटिंग, व्हेन दे आर ओवुलेटिंग, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल्स, जस्ट इन द सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, विद द डीपर वॉइस, जिसका रीज़न डायरेक्टली रिलेशन है कि डीपर वॉइस मतलब ज़्यादा डेवलप थायराइड कार्टिलेज मेम्ब्रेन और जिसका मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ऐसा रिलेशन रहता है। हालांकि बायोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, बट अभी हम उतने में नहीं जा रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हार्मोन हमें उठाता है नींद से या गहरी नींद से, रेम स्लीप बोलते हैं, उससे जब उठाता है, वो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के सेक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में हाई होता है, इसलिए एक तो उनको मॉर्निंग इरेक्शन आता है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ मेल्स की जो आवाज़ है वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा डीप होती है, ज़्यादा भारी होती है, वो टेस्टोस्टेरॉन का असर है। इसलिए अगर आप किसी मेल से सुबह सुबह 6-7 बजे जब भी वो उठाए बात करेंगे, या ऑफ कोर्स है ना, तो आपको वो आवाज़ ज़्यादा भारी नज़र आएगी, ज़्यादा हेवी नज़र आएगी, उसमें बेस आपको ज़्यादा नज़र आएगा इन कंपैरिजन टू वो आवाज़ जो आप सुन रहे हैं कभी नॉर्मल से, ठीक है। तो ये सारा रोल टेस्टोस्टेरॉन का ही है। अब थोड़ी सी माइथोलॉजी की बात करते हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से जो पहला आदमी था उसे बोलते हैं हम आदम, ठीक है ना, आदम हिंदी या उर्दू में, और एडम इज़ अ इंग्लिश वर्ड, और ईव
जो है पहली फीमेल थी। तो एडम वर्ड मेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ईव वर्ड फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फीमेल्स के साथ छेड़खानी अगर कोई करता है तो उसे हम ईव टीजिंग भी बोलते हैं, टीजिंग द ईव्स, दैट इज द फीमेल। तो इसलिए मेल्स के अंदर ये जो थायराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ज़्यादा डेवलप होता है और इस तरीके से उभरा हुआ नज़र आता है, ऐसा उभरा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए ये एप्पल जैसा नज़र आता है, ठीक है। इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, या इसका रिश्ता जो एडम ने एप्पल खाया था उससे भी हो सकता है, इट्स नॉट वेरी क्लियर। खैर, तो इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं क्योंकि एडम वर्ड मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है और मेल्स में ये वेल डेवलप नज़र आएगा, फीमेल्स में ये नज़र नहीं आएगा। इन केस फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन अर्ली एज में ज़्यादा हो जाता है या तो उनकी आवाज़ भी भारी हो सकती है, दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना, वो एक नॉर्मल कंडीशन से हट के कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि वो फीमेल्स लेट्स से कभी कभार ज़्यादा एस्ट्रोजन भी होता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फीमेल जो ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है उनकी आवाज़ भी बहुत थोड़ी भारी हो सकती है एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन सेम ही तरीके से होता है। उनका जो बेसिक केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो सिमिलर ही हैं और स्ट्रक्चर्स भी एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, इन सभी स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर सिमिलर ही होते हैं, तो ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो खैर, तो इवन जो फीमेल्स बॉडी बिल्डिंग में होती हैं, रेसलिंग में होती हैं, जो मस्कुलर डेवलपमेंट में ज़्यादा करती हैं, उनके अंदर थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है या वो स्टेरॉइड्स लेती हैं, तो फिर उनकी आवाज़ भारी हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पे, फेस पे बाल आ सकते हैं, दाढ़ी मूछें आ सकती हैं, आवाज़ भारी हो सकती है, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, जिनमें से आवाज़ भारी भी होना एक सिम्टम हो सकता है। अब ये वॉइस बॉक्स किस तरीके से काम करता है, इस पर भी हम एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है कि मान लो ये मैं बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये वॉइस बॉक्स है, तो वॉइस बॉक्स में फ्लैप्स होते हैं, ये फ्लैप बना, मान लो ये फ्लैप है, ठीक। दो तरीके के फ्लैप हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें दो तरीके के फ्लैप्स हैं, एक फ्लैप है जो बाहर की तरफ है और एक जो है अंदर की तरफ है। एक एक्सटर्नल फ्लैप है जिसे हम एक्सटर्नल वोकल कॉर्ड बोलते हैं और एक इंटरनल फ्लैप है जिसे हम इंटरनल वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है ये वाइब्रेट करती है सिर्फ बाहर वाली, मतलब अंदर, मतलब कहने का मतलब ये जो इस तरफ है, ठीक है ना। अभी इंटरनल एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, ये आप इसलिए समझेंगे क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाएंगे, तो ये हो गया इंटरनल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये आ जाती, तो ये हो जाए हमारे इंटरनल, और ये हो जाती है एक्सटर्नल, इस तरीके से, ठीक है। तो बीच में स्पेस को बोलते हैं राइमा ग्लॉटिडिस, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और ये हमारे हो गए वोकल कॉर्ड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। खैर, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जब भी आवाज़ जो है प्रोड्यूस होने वाली होती है।
आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है? आवाज़ प्रोड्यूस होने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, जैसे ही हमने सांस छोड़ी, एयर रिलीज करी, एक्सपायर करी, जब भी हमने सांस छोड़ी, एक्सपायर करी, तो एयर एक्सपायर करके इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराती है। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, और इन कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेट करेंगे, है ना। वाइब्रेशन जैसे ढोलक होता है, आपने ड्रम को बीटा और वाइब्रेट किए और उससे प्रोड्यूस होगी साउंड। तो साउंड हमेशा एक्सपायरिंग ऑफ एयर से प्रोड्यूस होती है। जब आप एयर करते हो, एयर को छोड़ते हो, तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो साउंड है, ये एक नॉर्मल साउंड है। जैसे आप साउंड को प्रोड्यूस करें, आ, ई, आ, है ना। आप मुंह खोल के साउंड प्रोड्यूस करें, आ, तो जो नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगी आ। अब आप अपने जॉ की मसल से, जबड़े की मसल से, टंग की मदद से, होठों की मदद से, तो आपकी जॉ की मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं, टंग की मसल्स हैं, आपके लिप्स हैं, उनसे आप साउंड को अलग अलग करके शेप दे सकते हो। जैसे आप बोलो ओ, अब आपको ओ बोलना है तो आपको होठों को थोड़ा गोल करना पड़ेगा, टंग को थोड़ा रोल करना पड़ेगा, तो ओ वर्ड निकलेगा। पी बोलेंगे तो आपको होठों को मिलाना पड़ेगा, पी, है ना। ओ, है ना। एल बोलने के लिए थोड़ा टंग को ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो साउंड को आप अलग अलग वेरिएशन, ओ, एल, पी, जो भी आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो आप अपने लिप्स के मूवमेंट से, अपने जॉ के मूवमेंट से, अपने फेशियल मसल्स के मूवमेंट से, अपने चीक मसल्स के मूवमेंट से, अलग अलग तरीके के मसल्स के मूवमेंट से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करें, जैसे सिंगर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सांस को एक ऐसे ऑर्डर में छोड़ते हैं कि कॉर्ड्स एक पर्टिकुलर तरीके से वाइब्रेट करते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे नॉर्मली आपने साउंड प्रोड्यूस करी तो ऊपर नीचे होगी, है ना। लेकिन आप अगर थोड़ा फोकस कर सके, तो जैसे म्यूजिशियन करते हैं, सा रे गा मा, तो हर एक नोट पे वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक प्रॉपर एम्पलीट्यूड के साथ, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के साथ। तो एक ऑर्डरली साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, और ऐसी ऑर्डरली साउंड्स के मिक्सचर को हम म्यूज़िक बोल देते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने वाले को म्यूजिशियन बोलते हैं। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स एक तरीके के हमारे इंस्ट्रूमेंट ही हैं, ठीक है। अब सबके वोकल कॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके मुंह से प्रोड्यूस होने वाली साउंड अलग अलग होगी, ठीक है। इसलिए हम आवाज़ के हिसाब से कई चीज़ों को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने एआई को ट्रेन करते हैं हेलो सीरी, तो आपकी जो हेलो सीरी या हेलो एलेक्सा आपकी आवाज़ पहचान रही है स्पेसिफिकली, या आपकी वॉइस से कोई चीज़ कंट्रोल होकर खुल रही है, तो वो आप ही के वॉइस पैटर्न को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रजिस्टर कर रही है। खैर, तो अब एक और चीज़ इसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स के वोकल कॉर्ड्स थोड़े से लूज होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स, फीमेल्स। फीमेल्स के वोकल कॉर्ड्स थोड़े से थिन होते हैं, पतले होते हैं, प्लस टाइट होते हैं। अब आपको पता है म्यूज़िक जो भी लोग जानते हैं, अगर आप कोई भी आप स्ट्रिंग लेंगे, मान लो एक हुक है, हुक पे अगर स्ट्रिंग टंगी हुई है, अगर स्ट्रिंग थोड़ी लूज है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग एकदम टाइट है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड कैसी होगी? थोड़ी तीखी होगी। तो जो फीमेल्स आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं वो तो थोड़ी तीखी होती है, शार्प होती है, क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स है थोड़े से टाइट होते हैं और थिन होते हैं। जितनी पतली स्ट्रिंग होगी उतनी ही तीखी और शार्प साउंड प्रोड्यूस होगी। मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, थोड़ा सी बेस उसमें ज़्यादा होता है। एक तो उसका रीज़न आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, दूसरा रीज़न उसका आपका थायराइड कार्टिलेज भी है। तो वोकल कॉर्ड्स थोड़े से लूजन अप होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं इन द केस ऑफ मेल्स, जिससे आवाज़ थोड़ी सी भारी आती है। फीमेल्स की लाउड और श्रिल और कान में चुभने वाली, पार्डन माय वर्ड्स, लेकिन वो तीखी आवाज़, तीखी होगी तो कोई भी चीज़ तीखी कान में चुभेगी, तो वो आवाज़ फीमेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ दी वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट दी वोकल कॉर्ड एंड दी लैरिंग्स। लैरिंग्स से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम ट्रैकिया में पहुंचेंगे। तो लैरिंग्स से आगे मूव करके, फ्रॉम द लैरिंग्स वी मूव टू द ट्रेकिया।